जनता को अपना जो आइडियोलॉजी है, विचारधारा है, वो पूरी प्रॉपर कन्विंस नहीं कर पाई, नई पीढ़ी को कन्विंस नहीं कर पाई। इसलिए मुझे लगता है कि कांग्रेस में वोटिंग परसेंटेज कम रह रहा है और कांग्रेस हार की तरफ जा रही है। जी गुरुजी, जनता सेना लंबे समय तक संभाली, एक स्वाभिमान के लिए आप जनता सेना में गए, क्या उसी स्वाभिमान से फिर भारतीय जनता पार्टी में आए? देखिए, जनता सेना, उसमें जितने भी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी छोड़कर गए, अपने स्वाभिमान के लिए गए। जब लगा कि आज भारतीय जनता पार्टी में ऐसे स्वाभिमानी कार्यकर्ताओं की पुनः आवश्यकता है, क्योंकि परिस्थितियां बदल गई है और जनता सेना वास्तव में स्वाभिमानी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की पार्टी थी, इसलिए पुनः अपने घर लौट आए हैं। तो आज भी स्वाभिमान में कहीं पर समझौता हम नहीं करने वाले हैं जी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पहले भी थे, आज भी है, बात दृढ़ता से रखते थे और आज भी रखेंगे। जी दादू, आप लंबे समय से कांग्रेस में हैं, पहले के समय में किस तरह की राजनीति हुआ करती थी? अभी उस तरह का मतलब लोगों में चाव नहीं रहा, पहले किस तरह, वो पहले की थोड़ा सा बताएं कि पहले किस तरह से आप प्रचार करते थे? देखो मनु भैया, मैं सन 1980 से जी पार्टी का एक सक्रिय कार्यकर्ता हूँ। उस समय लीडर भी बहुत ज़बरदस्त हुआ करते थे जी। जैसे उदयपुर के, राजस्थान के, आधुनिक राजस्थान के निर्माता मोहनलाल सुखाड़िया जी, जयनान रोध, गुलाब सिंह सक्तावत, हनुमान प्रसाद प्रभाकर, देवपुरा जी जैसे बड़े मेवाड़ के बड़े दिग्गज नेता हुआ करते थे। और हम लोग जब स्टूडेंट लाइफ में थे और हम लोग हॉस्टल में रहते थे, तो उस समय हम उनके सानिध्य में चुनाव प्रचार करते थे। एक सबसे बड़ी चीज़ थी उसमें, एक डिसिप्लिन था जी। और नेताओं के प्रति एक विश्वास था कार्यकर्ताओं में। आज की स्थिति ये हो गई है कि नेता दमदार नहीं रहे पार्टी में, और नेता दमदार नहीं होने की वजह से जो आम कार्यकर्ता है उनको भी उस पर विश्वास नहीं रहा है। कार्यकर्ता देखते हैं कि यार कल हमारे को भी काम पड़ गया तो नेता हमारी मदद करेंगे या नहीं करेंगे, कोई गारंटी नहीं। तो नेताओं के प्रति लोगों का उदासीनता है। और पहले जो चुनाव होता था उसमें बढ़ चढ़ के नेता जो एक आह्वान कर लेते थे, ना तो उस समय प्रिंट मीडिया था, ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था, ना सोशल मीडिया था, कोई मीडिया नहीं था। एक आवाज आती थी, इंफॉर्मेशन आती थी, इधर से इधर सूचना आती थी और सूचना के जरिए लोग इकट्ठे हो जाते थे और गांव-गांव, गली-गली, घर-घर जाके हम लोग हमारी विचारधारा, हमारे कैंडिडेट के बारे में हम लोगों को बताते थे और लोग बड़े प्यार से पार्टी के प्रति हम लोगों को चुनाव जिताते हैं। और आपने देखा है कि आज़ादी के बाद कांग्रेस ने देश में सबसे लंबे समय तक राज किया है और आज भी पार्टी बहुत मजबूत है। ऐसा नहीं कि पार्टी कमजोर है, 1-2% वोटर्स में सरकारें इधर इधर बदल जाती है, पर ऐसा नहीं कि कांग्रेस पार्टी कमजोर है। और आज का चुनाव का जो पूरा रवैया है वो पूरा बदल गया है। पूरा लोग बैठे बैठे दिन पर ये व्हाट्सएप इंडस्ट्री शुरू हो गई है, तो ट्विटर, व्हाट्सएप, ये उसमें से मैसेज करते हैं, कोई देखता कोई नहीं देखता है। लोग घरों से निकलना पसंद नहीं कर रहे हैं, लोगों को कंपेनिंग करते नहीं है। तो बहुत चेंज हो गया है, मतलब बदलाव हो गया। पुराने जमाने में हम लोग कोटला जाते थे, सुबह बस में बैठते रात को पहुंचते थे, और आज ऐसी स्थिति के मोहल्ले में गली में जाके एक दूसरे को नहीं कहते कि आप पार्टी को किसको वोट देना नहीं देना। तो ये चेंज हो गया, बहुत सारा पैटर्न चेंज हो गया है। जी गुरुजी, आपके समय की राजनीति कैसी हुआ करती थी? आप बचपन से इस पार्टी में कैसे आए? देखिए, 67 से मैं जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी का लगातार कार्यकर्ता रहा हूँ। जैसा इन्होंने कहा कि कांग्रेस में मजबूत नेता का अभाव है, यह कांग्रेस के पतन का कारण बना जी। पर भारतीय जनता पार्टी में भानु कुमार शास्त्री से लेकर के उसके बाद में लगातार नेतृत्व आक्रामक रहा है जी। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने हक के लिए संघर्ष करने वाला रहा है। जहां उसको लगा कि कांग्रेस कोई अत्याचार कर रही है तो सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ ने संघर्ष किया है। आज कांग्रेस में संघर्ष की स्थिति नहीं है। आज मान लो भारतीय जनता पार्टी कुछ भी करे तो इनमें कोई बोलने वाला नेता नहीं है। वास्तव में कल्याण जी को मैं इस बात के लिए बधाई देता हूँ कि सत्य को स्वीकार करें, और सत्य वास्तव में देख रहा हूँ। जो गुलाब सिंह जी सक्तावत, मोहनलाल जी सुखाड़िया, हनुमान प्रसाद जी प्रभाकर, गिरिजा व्यास, ये जिस समय यहाँ सत्ता में थे बड़े आक्रामक थे और कार्यकर्ताओं के हक के लिए जिस प्रकार से ये उल्टे सीधे भी काम कर लेते थे,
पर आज इनके बचाव में कोई नहीं है। पर भारतीय जनता पार्टी में आज एक बात है कि नेतृत्व इस बात का सशक्त है कि कार्यकर्ता के लिए आज भी नेता संघर्ष करते हैं, हक के लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं, और इसलिए नई पीढ़ी आज भारतीय जनता पार्टी की ओर खींची चली आ रही है और कांग्रेस से युवा पीढ़ी लगातार गायब हो रही है और पुराने लोग कांग्रेस में उनका कोई सम्मान नहीं। मैंने पहले एक चर्चा में कहा था कि कांग्रेस की सरकार 5 साल तक रही, भाई कल्याण सिंह जी हो, लाल सिंह जी झाला हो, ऐसे कितने योग्य थे, इनकी योग्यता का अशोक गहलोत की सरकार लाभ ले सकती थी पर वास्तव में लाभ नहीं लिया, तो इनकी क्षमता व्यर्थ चली गई। इसलिए कांग्रेस के पतन का कारण कांग्रेस की गलत नीतियां है और नेताओं का व्यवहार है। भारतीय जनता पार्टी में आज भी ऐसा नहीं है। पतन का कारण बता दिया, आप क्या कहेंगे कि अच्छे वक्ताओं, अच्छे नेताओं को पार्टी ने कभी तवज्जो नहीं दी? नहीं, पतन की कोई बात नहीं है कि कांग्रेस का कोई पतन नहीं हो गया है। मोदी जी ने नारा दिया था कि कांग्रेस मुक्त भारत कर देंगे, वो आज स्थिति उल्टी होगी। गुरुजी बैठे हैं कि वो आज कांग्रेस युक्त भाजपा हो गई। पूरी कांग्रेस पार्टी को उन्होंने ज्वाइन करवा दिया है। पता नहीं मोदी जी को ऐसी क्या कमी नजर आई कि कांग्रेसियों को उनको लेना पड़ रहा है, और देश के अंदर ऐसे कांग्रेस को लिया, दूसरे दिन उनको टिकट दे दिए। तो कांग्रेस कोई कमजोर पार्टी नहीं है। मैं कमजोरी की बात नहीं कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कांग्रेस के नेता बिल्कुल ही खत्म हो गए। कांग्रेस की नेता है, पर आपने पूछा कि पुराने जमाने में क्या होता था और आज का जमाना क्या है। तो थोड़ा लीडरशिप में थोड़ा सा फर्क आया है। और लीडर्स को मैं, कांग्रेस के लीडर्स को भी मैं कहना चाहता हूँ कि वे कार्यकर्ताओं का ख्याल रखें, कार्यकर्ताओं को समय समय पर संभालते रहें, कार्यकर्ताओं को मोटिवेशन करते रहें। तो कांग्रेस एक विचारधारा है, कांग्रेस कोई पार्टी नहीं है, कांग्रेस एक विचारधारा है जो सबको साथ लेके चलती है, धर्मनिरपेक्ष है, सांप्रदायिक सद्भाव है, एक बहुत शानदार पार्टी है। मतलब मैं देखता हूँ कि मैं इतना दीवाना हूँ इस कांग्रेस पार्टी का कि मैं आज 45 साल से कोई चुनाव मनु भैया ऐसा नहीं हुआ 80 के बाद में, चाहे लोकसभा, विधानसभा, पंचायत समिति, जिला परिषद, सांसद, जिसमें हमने बढ़ चढ़ कर भाग नहीं लिया हो। तो कांग्रेस शानदार पार्टी है। लीडर्स में थोड़ी, गुरुजी को मैंने बताया, सच्चाई स्वीकार की कि लीडर्स में थोड़ी कमी आई है। अब जैसे गिरजा जी के बारे में आप गुरुजी कह रहे हैं, पर गिरजा जी का स्वास्थ्य अलाउ नहीं करता है कि वो न चल पाती है न फिर पाती है। तो अब ऐसा कोई रघुवीर मीना जी 2 बार हमारे हार गए, तो अब उसके बाद भी वो इतना नहीं कर पा रहे जितना उनको करना चाहिए। तो हमारे बड़े लीडर्स अभी नहीं रहे हैं, उसकी वजह से यहाँ लोकल लेवल पे देश में बड़े लीडर हैं। आज खड़गे जी बढ़िया कर रहे हैं, राहुल गांधी जी कर रहे हैं, सोनिया जी पूरा देख रही है, प्रियंका जी देख रहे हैं, बहुत सारे नेशनल लीडर हैं। पर उदयपुर, जो मेवाड़ की बात करते हैं, उदयपुर की बात कर रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा अभी मुझे लगता है कि थोड़ा सा कमी नजर आ रही है मुझे। दादू, हाल ही आपने एक साक्षात्कार में कहा था कि भाई मैं अगर इस दुनिया से जाऊं तो भी तिरंगे में जाना चाहिए, तो ये कांग्रेस के प्रति आपकी समर्पण भावना है। आप नए आने वाले कार्यकर्ताओं को आपकी तरफ से क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो एक बड़ी बात बताता हूँ कि कांग्रेस की जो विचारधारा है नई युवा पीढ़ी को समझनी पड़ेगी। एक्चुअली क्या हुआ कि आज़ादी के बाद में जो यूथ आया है ना, उसको अभी कांग्रेस के इतिहास के बारे में इतना पता नहीं कि कांग्रेस ने किस तरह से संघर्ष करके देश की आज़ादी में अहम रोल बनाया। और जो अनडेवलप्ड कंट्री थी, देश मतलब एक सुई भी नहीं बनती थी, वहाँ से लगाकर जो 70 सालों में 75 साल जो देश की आज़ादी में, उसमें कांग्रेस ने नदी नाले, ये पाकड़ा, नेंगल डैम, इलेक्ट्रिसिटी, बहुत सारे जो कल कारखाने, उद्योग जो भी बताए, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, हेल्थ इंस्टीट्यूशन, ये सारे कांग्रेस पार्टी ने बनाए हैं। तो नई पीढ़ी को ये इतिहास को समझाना पड़ेगा। जब तक युवा पीढ़ी नहीं समझेगी, मेन कारण क्या हो रहा है कि यूथ को बहुत अधिकार कांग्रेस ने दिए हैं। मैंने आपको बताया, राहुल गांधी जी ने 21 साल का मताधिकार था, 18 साल का युवाओं के लिए किया, पर यूथ इस बात को समझ नहीं पा रही। यूथ की अभी आंख में पट्टी धर्म की बंधी हुई है, वो धर्म के, और वो बीजेपी ने उसको एक तरह से धर्म की अफीम खिला दी है। तो वो युवा पूरा का पूरा जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, उसको ये पता नहीं कि एम्प्लॉयमेंट में क्या हो रहा है, देश की क्या हालात हो रहे हैं। तो यूथ क्या भ्रमित हो गया है थोड़ा सा। तो युवाओं को कांग्रेस की तरफ लाने के लिए हमें कोशिश करनी पड़ेगी कि उन लोगों को सही इतिहास पढ़ाया जाए, समझाया जाए। और कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो देश को अखंड रख सकती है, क्योंकि भारत देश विभिन्न, भिन्न भाषा, भिन्न देश, यही हमारा भारत देश। भारत देश के अंदर अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग वेशभूषा है, अलग अलग भाषाएं हैं। तो इन सबको इकट्ठा करने के लिए हमें धर्मनिरपेक्ष रहना पड़ेगा। जबकि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति, आप लोग मनु भैया बताना चाहता हूँ कि वो एक धर्म विशेष को वो करती है, सपोर्ट करती है। जबकि कांग्रेस पार्टी
हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो या अन्य कोई भी जाति हो, 36 कौम को साथ लेने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी है। तो ये युवाओं को आने वाले समझ में धीरे धीरे समझ में आ रहा है। और मुझे लगता है कि कुछ समय के बाद में, मोदी जी को 10 साल हो गए, लोगों को अब समझ में आई। पहले मोदी मोदी हम लोग प्रचार करने जाते थे तो हमको बोलने नहीं देते थे मतलब हम भाषण शुरू करते उससे पहले पब्लिक बोलती मोदी मोदी, मोदी। और आज में हम लोग प्रचार में लगे हुए, 26 तारीख को चुनाव है और कहीं मोदी का नाम लेने वाला कोई आदमी हमारे को नजर नहीं आता। चाहे गोगुंदा जा रहे हैं, कोटरा जा रहे हैं, जाड़ोल जा रहे हैं, आसपुर जा रहे हैं, फलासिया जा रहे हैं, दरियावा जा रहे हैं, कहीं भी मोदी मैजिक खत्म हो गया एक तरह से। तो युवा धीरे धीरे मनु भैया समझने लगे हैं कि भैया ये बिल्कुल फॉल्स है, फ्रॉड है और झूठे हैं, झूठे जुमले हैं। तो अब समय आ गया है कि थोड़ा थोड़ा समय लगेगा हमें, अभी हम तो इंतजार कर रहे हैं, कोई बात नहीं, मोदी आ जाए, 5 साल और आ जाए, कोई बात नहीं। पर युवाओं को समझना पड़ेगा कि देश की ताकत जो है, आज पूरा देश का 140 करोड़ का देश है और उस देश के अंदर 70% युवा है और युवाओं को सोचना पड़ेगा। युवा जब तक नहीं आएंगे आगे तब तक मूल मुद्दे पार्टी जो भूल गई है। आज देश का सबसे बड़ा मूल मुद्दा जैसे बेरोजगारी है, महंगाई है, उसकी तरफ मोदी जी के बोलते हो तो बताओ। मनु भैया आप भी इतने सालों से रिकॉर्डिंग कर रहे हो, मीडिया में पढ़ रहे हो, अखबार में पढ़ रहे हो, सब में देख रहे हो। मोदी जी बस कहीं भी, अभी अमित शाह भी आए थे तो जय श्री राम, भारत माता की जय, जय श्री राम जय। अरे यार आप उदयपुर में क्या करने वाले हो? रेलवेज ला रहे हो या इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बनाने वाले हो या यहाँ की इंटरनेशनल एयर को फ्लाइट्स को बढ़ाने वाले हो या गुजरात से कनेक्टिविटी या साउथ से कनेक्टिविटी करने वाले हो या टूरिज्म डेवलपमेंट करने वाले हो या रावली हिल्स को डेवलप करने हो? कोई विजन नहीं दिया। अमित शाह जी ने सुबह सूरजपोल चौराहे पे जो स्पीच दिया उसमें आपने देखा होगा कुछ भी नहीं, बस वो लोग ध्वज लेके बस वो जय श्री राम करें। अरे जय श्री राम से भगवान राम को हम भी मानते हैं, सभी मानते हैं, कांग्रेस मानते हैं, हिंदू मानते हैं, पर ये इस तरह से एक तरह से भ्रमित किया जा रहा है युवाओं को, जो देश के लिए ठीक नहीं है। गुरुजी, दादू का यह कहना है कि विकास और रोजगार की अफीम खिलाने की जगह धर्म की अफीम खिलाई जा रही है, क्या कहेंगे? देखिए, विकास देश का बहुत आवश्यक है जी, और मोदी सरकार आने के बाद जो देश का डेवलपमेंट हुआ है उसको कांग्रेस का अर्थशास्त्र भी नकार नहीं सकते और दुनिया मानती है। दुर्भाग्य है कि कांग्रेस ने युवाओं की नब्ज को नहीं पहचाना, देश की नब्ज को नहीं पहचाना। भाई राम मंदिर मुद्दे पर जिस प्रकार से कांग्रेस ने बाइकाट किया, सनातन के नाम पर जिस प्रकार से कांग्रेस भड़कती है, चिढ़ती है, 80% इस देश का हिंदू और कांग्रेस कहते हैं कि युवा छिटक रहे हैं हमारे से, कांग्रेस के नेता छिटक रहे हैं। भाई इनका गौरव वल्लभ कल यहाँ चुनाव लड़ा विधानसभा का, सिर्फ सनातन के नाम पर कांग्रेस को उसने लात मार दी। यानी कुल मिलाकर के देश की जो आवश्यकता है, युवाओं की रोजगार भी है, देश का डेवलपमेंट भी है, पर धार्मिक भावना भी है। तो कांग्रेस वास्तव में जिस प्रकार से क्रिश्चियन मानसिकता के आधार पर कहो या कम्युनिस्ट मानसिकता के आधार पर कहो या नक्सली मानसिकता के आधार पर कहो, इस प्रकार से कांग्रेस चल रही है, तो देश में अलगाववाद पैदा किसने किया? कांग्रेस ने किया। आपको आश्चर्य होगा कि आज देश के अंदर जब राम का मुद्दा चलता है कांग्रेस भड़कती है। आर्थिक दृष्टि से सरकार कहाँ खर्च करेगी? कांग्रेस की मनमोहन सरकार ने कहा कि मुसलमानों का हक पहले है। क्यों? अरे प्रत्येक भारतीय का हक है, ऐसा कहना चाहिए। ये बात कर रहे हैं कि सबको साथ में ले करके और काम क्या करते हैं? एक धर्म विशेष को पोषित करने का काम करते हैं। यानी कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता है, राष्ट्रीय नेता है, देश के अंदर क्या चल रहा है वो पहचान ठीक से नहीं कर पाते हैं। भाई एयरपोर्ट की बात कही, रेलवे की बात कही, सड़कों की बात कही, ये डेवलपमेंट मोदी की सरकार के इस कार्यकाल में हुआ है संपूर्ण देश में। तो इस प्रकार से कांग्रेस वास्तव में आज भी वहम में जी रही है। उनको लगता है कि हम इतिहास पढ़ाएंगे तो लोग एकदम कांग्रेस के लट्टू हो जाएंगे। भैया आपका इतिहास त्याग का इतिहास रहा है, पर आज भ्रष्टाचार कांग्रेस जो कर रही है, ऐसे भ्रष्ट नेताओं को कांग्रेस को लोग अपनाएंगे? आपको आश्चर्य होगा कि भाई आज जिस प्रकार से भ्रष्टाचार के आधार पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, विपक्ष के वरिष्ठ नेता फंसते जा रहे हैं, तो कोर्ट पर भी इनकी अंगुली उठती है और फंसकर पार्टी में आ रहे हैं भाजपा में। यानी एकदम
भाजपा में आना ना आना एक अलग बात है, पर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर इसका मतलब कांग्रेस के नेता कहीं लिप्त है इसलिए बीजेपी में आ रहा है। जी भाई आज रामदेव जी के खिलाफ मान लो सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला करता है, कांग्रेस के लोग बोलते हैं क्या, कहते हैं भाई न्याय की व्यवस्था है, और आपके खिलाफ फैसला हो सरकार की नीयत खराब। यानी तो दोहरी मानसिकता है कांग्रेस की। अब इनके पतन का कारण ये तो क्या है, कल्याण सिंह निष्ठावान कार्यकर्ता में आज इनको आज से नहीं जानता हूँ, वार्ड में खूब अच्छा काम करते हैं, पर इनसे पूछो कि आज एज ए कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में इनका पार्टी में कितना सम्मान है, यानी आज किस पद पर होना चाहिए और आज कल्याण सिंह जी की क्या स्थिति है। विद्यार्थी जीवन से जिस प्रकार से कांग्रेस के लिए उन्होंने संघर्ष किया, कहाँ सम्मान मिला। ये और मैं लगभग साथ के हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी छोड़ के भी चला गया आ गया तो आज मेरी स्थिति क्या है, पर आज इनका सब कुछ त्याग करने के बाद में क्या है, पर ये बोलने को मजबूर इसलिए है कि इनकी निष्ठा है। तो कांग्रेस की निष्ठा का दुरुपयोग हो रहा है, पर उसका मूल्यांकन करके कहीं उपयोग नहीं हो रहा है। यह कांग्रेस के पतन का कारण है। मैंने कहा पहले और इन्होंने स्वीकार नहीं किया कि पतन नहीं है, इतिहास जानते नहीं, ये नहीं है। अरे भैया इतिहास तो आपका जानते हैं। पहले जो कांग्रेस के लोग रहे बहुत त्यागी रहे, वास्तव में उनका सम्मान आज भी लोग करते हैं, पर आज के जो वर्तमान नेता है जिस प्रकार से घूमते हैं, जैसा जीवन जीते हैं, वो गरीबों के बारे में क्या जाने वो। और इसलिए कांग्रेस का जनता से दूरी होना, कटाव होना कांग्रेस की कमजोर स्थिति का मूल कारण है। जी दादू, रघु जी सांसद रहे हैं, उसके बाद लगातार 10 साल तक अर्जुन जी सांसद रहे हैं। आप क्या मानते हैं, क्या काम होना चाहिए था और क्या नहीं हुआ? देखो 10 साल से मोदी जी की सरकार है देश में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और मेरे परम मित्र हैं अर्जुन जी भी, मेरे जूनियर रहे हैं, मेरे को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं जी। वो सांसद बनाए और लाखों वोटों से वो यहाँ से जीत के गए। मैं मन्नू भैया आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि राजस्थान में 25 में से 25 सीटें बीजेपी को दे दी जनता ने, और 25 सांसद, उसमें 4 मंत्री बने प्रदेश से, देश में 25 अर्जुन जी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, तो 25 सांसदों की बात कर रहा हूं। उन्होंने एक भी योजना राजस्थान के अंदर कोई बड़ा मोदी जी को कह के या कोई आंदोलन करके, धरना करके या लिखित में देके ऐसा कुछ करके राजस्थान की जनता के लिए कोई हित का काम किया हो तो मनु भैया आप मुझे बता सकते हैं जी। अर्जुन जी तो बिल्कुल, अभी उदयपुर के बाबू बाजार में निकले थे, एक आदमी नहीं जाने उनको कि अर्जुन लाल मीणा है जो 10 साल सांसद रहा है, उनका मूवमेंट रहा ही नहीं। हो सकता है उनका स्वास्थ्य का कोई कारण रहा, वो लास्ट में रहा है अभी। बाकी फिर भी अर्जुन लाल जी मीणा ने देश की पार्लियामेंट में ऐसा कोई इशू राइज नहीं किया। मैंने बताया कि बहुत सारे सांसद के काम होते हैं, आज 25 करोड़ रुपए एक सांसद को साल का मिलता है, तो 10 साल का आप देखिए 250 करोड़ रुपया उनको एमपी फंड का भी मिला होगा। पर मुझे नहीं देखता कि उदयपुर में भी कोई ऐसा कोई डेवलपमेंट का काम उन्होंने कोई किया हो सांसद मत से, या कोई कोटड़ा में, गोगुंदा या ट्राइबल एरिया में कोई कुछ किया हो, और या देश की संसद में कहीं भी उन्होंने कोई आवाज उठाई हो किसी मुद्दे के लिए। जैसे मैं बता दूं, गिरिजा व्यास और बेरूलाल जब मिनिस्टर एमएलए एमपी हुआ करते थे तो उन्होंने ब्रॉड गेज के लिए संसद के अंदर धरना दिया था, और वो ब्रॉड गेज को उन्होंने पास करवाया था। इस तरह से मुझे नहीं लगता कि राजस्थान के किसी एक भी एमपी ने, अर्जुन जी की बात नहीं करें, एक भी एमपी ने राजस्थान के हितों के लिए इस मोदी सरकार के सामने किसी की हिम्मत ही नहीं होती बोलने की। मोदी जी के सामने सभी यस मैन है, हाथ खड़ा करने वाले लोग हैं। कोई आज मतलब बीजेपी खत्म है, बीजेपी का कोई नामो निशान ही नहीं। आज मोदी के नाम से वोट मांग रहे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी के पीछे मोदी आए, मोदी के पीछे भारतीय जनता पार्टी नहीं आई है। पर आज स्थिति यह है कि जो सांसद बने हैं वो एक तरह से मोदी की कठपुतली बन के रह गए। उनके बिल्कुल मुंह पे ताला लगा रखा है, अगर आंख दिखाई तो वो उसकी हालत नहीं है कि वो कोई सांसद अपने इस एरिया में कोई जैनून मांगे, जो जरूरी है वो भी उठा सके। तो ऐसा मुझे नहीं लगता अर्जुन जी को कोई विशेष कोई लोकप्रियता रही हो, अर्जुन जी ने कोई काम किया हो। और भारतीय जनता पार्टी को पता था कि इस बार अर्जुन लाल मीणा को लोग नकार देंगे, स्वीकार नहीं करेंगे, तो तुरंत उन्होंने टिकट बदल दिया और दूसरे आदमी को टिकट दी। जी गुरुजी, अर्जुन जी ने मतलब अभी थोड़े समय पहले निगम की एक सभा में जब महामहिम जी भी थे तब उन्होंने ये कहा था कि भाई आप चले गए तो हमें ऐसा लग रहा है कि हम अनाथ हो गए हैं,
और उसके साथ ही ये कहा था कि मोदी जी ने 4 साल का सांसद मत का पैसा नहीं दिया, मैं जनता के बीच में कैसे जाऊं। क्या कहेंगे आप? देखिए, जहां तक सवाल है नगर निगम में, उन्होंने कहा राजनीति में कौन आता है कौन जाता है, इंदिरा गांधी चली गई तो देश चल रहा है, और उनसे भी बढ़िया नरेंद्र मोदी चला रहे हैं। अशोक गहलोत चला गया तो भजन लाल जी सरकार चला रहे हैं। लोकतंत्र है, आते रहते हैं जाते रहते हैं, सदस्य कौन बनता है कौन नहीं बनता है इतना महत्वपूर्ण नहीं है। सरकार की पॉलिसी क्या, सरकार संपूर्ण देश में डेवलपमेंट चाहती है तो वास्तव में बहुत सम्मान रूप से देखती है कि बजट का अलॉटमेंट इस प्रकार से किया जाए कि देश के अंदर सामूहिक रूप से संपूर्ण क्षेत्र में विकास हो। इन्होंने कहा कि अर्जुन जी ने क्या किया, 25 के 25 सांसदों ने क्या किया। भाई कांग्रेस की सरकार रही तो सांसद कितने प्रभावी हो रहे ये भी जानते हैं, पर पेट्रो प्रोजेक्ट जो पेट्रोलियम का जो है, भारतीय जनता पार्टी आने के बाद में गति मिले, इसको उनको स्वीकार करना पड़ेगा। सरकार नरेंद्र मोदी की है। राजस्थान के अंदर पानी की सप्लाई नदियों से होनी चाहिए, बाहर के जो कंप्रोमाइज एमपी से हो हरियाणा से हो किसके सरकार में हुए। यानी कुल मिलाकर के आलोचना करना आसान है, पर सरकार अपने हिसाब से एक सांसदों की जो डिमांड होती है वो वास्तव में प्राइम मिनिस्टर के सामने जब स्टेट वाइज बैठते हैं सांसद लोग अपनी मांग वहाँ रखते हैं कि भाई हमारे क्षेत्र में ये विकास चाहिए। और इस नाते अर्जुन जी के बाद में पहले उससे पहले यहाँ पर रघुवीर जी थे, उन्होंने काम किया, कोई मना नहीं कर रहा है, क्योंकि वो पार्टी की एक लाइन है कि पार्टी के अंदर अपनी बात को रखते हैं। मैं अर्जुन जी की इसलिए तारीफ करता हूँ कि वह उसने सौम्य रह करके बहुत शांति से काम किया। अर्जुन जी ने भी बहुत ही शालीनता के साथ काम किया, पर वर्तमान में भाई एज ए कलेक्टर के रूप में उदयपुर के अंदर इनके जो प्रत्याशी है उनकी क्या भूमिका रही जी, एक विचार करना होगा। सरकारी कर्मचारी चुनाव में लड़े, कोई आपत्ति नहीं, पर यहाँ पर कलेक्टर रहते हुए उनका विजन उदयपुर की जनता के लिए और डेवलपमेंट के लिए क्या रहा, यानी वही अफसरशाही। अब जिस प्रकार से बात करें, मान लो अफसरशाही में आज वो व्यक्ति बनता है, तो इस बात को तो स्वीकार करना पड़ेगा कि देश के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार बनने वाली है। सांसद 25 में से 25 आते हैं या 24 आते हैं या 20 आते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। सरकार की नीयत वास्तव में डेवलपमेंट के बारे में क्या है। तो मैं आज कहूँगा कि आज जो परिस्थिति है, 26 तारीख को जब मतदान है, चिंता पार्टियों को इस बात पर होनी चाहिए कि मतदान परसेंटेज कम हो रहा है, परसेंटेज कैसे बढ़े। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अति उत्साह में है, चिंता करनी चाहिए कि परसेंटेज बढ़े। कांग्रेस खाली आलोचना नहीं, लोकतंत्र को मजबूत रखना है तो परसेंटेज बढ़ाना होगा। बाद में कौन पार्टी जीतती कौन हारती एक अलग विषय है, पर लोकतंत्र में जनता को, मतदाताओं को जागरूक करने का दायित्व तो सारी पार्टियों का है। और इसलिए मैं कहूँगा कि वास्तव में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने देख लिया कि पहले फेज में जिस प्रकार से मतदान पूरे देश में कम हुआ है, तो कहीं न कहीं अति उत्साह ये है कि मोदी के नाम पर 400 पार 400 पार, ऐसा नहीं है। मतदान उसके लिए आवश्यक है, तो हम मतदान बढ़ाने पर जोर दें। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता से मैं इस बात का आह्वान करूंगा कि मोदी जी तभी जीतेंगे, तभी सरकार बनेगी, तभी 400 का लक्ष्य पार होगा जब हम अपने क्षेत्र में परसेंटेज वोटों को बढ़ाएं। ये विशेष कर कहना है। दादू, वोटिंग परसेंटेज कम होने के पीछे की वजह क्या है, आप क्या समझते हैं? और अभी हाल ही गहलोत जी आए तो उन्होंने भरी सभा में कहा कि भाई महामहिम जी, आप चुनाव होते ही उदयपुर क्यों आ जाते हैं, आपको तो असम रहना चाहिए। तो उसके बारे में आपको क्या कहना है? देखो मनु भैया, वोटिंग परसेंटेज कम होने का मैंने जो सोचा है, मुख्य कारण क्या है कि केंद्र में भाजपा की सरकार है, मोदी सरकार है, राजस्थान में पर्ची की सरकार है, भजन लाल जी की सरकार है।
लोगों का ये 3-3.5 महीने में प्रदेश की सरकार से मोह भंग हो गया है। ऐसा कोई एक भी ऐसा काम नहीं किया 3-3.5 महीने में बचनलाल सरकार ने जिससे कार्यकर्ताओं में कोई उम्मीद जगे कि नहीं भी सरकार बनी, हमने परिवर्तन किया है, बदलाव किया है, तो कोई जनता की आकांक्षाओं पे कोई के लिए कोई काम किया हो। और मोदी से भी लोग इतने फेटेड हो गए हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, गुरुजी विराज हैं हमारा बहुत आदरणीय, बहुत परम, हम लोग उनको शिष्य हैं इनके। भारतीय जनता पार्टी अपने आप को एक बहुत बड़ा संगठन जिसके साथ आरएसएस भी जुड़ा हुआ है, इनके पास पन्ना प्रमुख है, अर्ध प्रमुख है। पन्ना प्रमुख का मतलब ये है कि जो एक वोटर लिस्ट में जो 35-40 नाम है उसमें 20 नाम पे भी एक आदमी को इंचार्ज बना रखा है इन्होंने। तो आज क्या वो पन्ना प्रमुख बीजेपी के सो गए क्या? हाँ, सही भैया जी। अगर उनको इंचार्ज इसलिए बनाया गया है कि वो 15-20 लोगों को घर से निकालकर पोलिंग बूथ पे ले जाके वोटिंग कास्ट कराए, तो इसका मतलब ये हुआ कि बीजेपी संगठन सो रहा है। कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, भारतीय जनता पार्टी तो भाई हमारे तो पन्ना प्रमुख ने, प्रमुख ने हमारा होते ही नहीं, हमारा तो बूथ इंचार्ज होता है जी। तो ये सबसे बड़ी कमजोरी मेरे हिसाब से नजर आ रही है कि पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है, जो नीचे लेवल पे काम करता है, वो सुस्त हो गया है। इस सरकार से, दोनों सरकार, केंद्र सरकार से, स्टेट सरकार से मोह भंग हो गया है, इसलिए वो काम नहीं करना चाह रहे हैं, वो घर पे बैठे हुए हैं। उसकी वजह से मनु भैया वोटिंग कम हुई जी। और गहलोत जी के बयान के बारे में क्या कहेंगे? गहलोत जी का बयान बिल्कुल सही दिया जी। आज महामहिम हमारे मेवाड़ के नेता आदरणीय गुलाब चंद जी कटारिया साहब, जो पिछले 50 साल से उन्होंने एक बीजेपी का गढ़ बना रखा है और वो महामहिम बन गए, फिर भी इनकी आत्मा उदयपुर में रम रही है अभी। और अब 26 तारीख को वोट है तो 26 तारीख को पदार्थ मत देना उनका अधिकार है। मैं मत देने की बात नहीं करूँ, अशोक गहलोत जी ने ठीक कहा। वो पिछले विधानसभा चुनाव में भी वहाँ आसाम से भाग के यहाँ आगे और आगे बैठ गए, ताराचंद जी के लिए वो काम करे, घर पे बुला के किसी कान में क्या कह रहे, किसी कान में क्या कह रहे हैं, इस तरह से वो कर रहे हैं। और अभी बुला बुला के वो मीटिंगें कर रहे हैं। और तो आज वो महामहिम की गरिमा है, उन गरिमा के तौर पे उन लोगों को इस तरह से नहीं करना चाहिए। जबकि गुलाब चंद जी कटारिया को इतना बड़ा पार्टी ने सम्मान दिया है कि उनको महामहिम बना के वहाँ भेजा है, उनके सारे आगे पीछे गार्ड लगते हैं, सब कुछ है स्थिति, फिर भी वो यहाँ पर आकर इस तरह से जो इंटरफेरेंस कर रहे हैं, वो देश के संविधान के लिए, देश के लोकतंत्र के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। और मैं गुरुजी को बता देना चाहता हूँ, मेरे गुरुजी बहुत आदरणीय है। गुरुजी को मैं बचपन से जानता हूँ, आज से नहीं जानता हूँ। गुरुजी भारतीय जनता पार्टी के 3 बार शहर जिला अध्यक्ष रहे हैं, प्रदेश में मंत्री रहे, यूआईटी ट्रस्टी रहे, बहुत बड़े बड़े पदों पे गुरुजी रहे हैं। और गुरुजी को जो 98 में चुनाव का टिकट मिला, उस समय हम लोग खुश हैं, चलो यार बोले हम कांग्रेस ही थे, मैंने कहा यार गुरुजी ने इतने साल तक काम किया, एक बढ़िया व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी ने एक मौका दिया है। पर उनके साथ क्या हुआ गुरुजी को पता है, और गुरुजी के साथ क्या किस तरह से यहाँ के कार्यकर्ता बड़ी साहब भी भाग गए और गुरुजी 3-4 हजार वोटों से रह गए। तो गुरुजी को अच्छी तरह से पता है, और गुरुजी को कितना अपमानित किया है ये हमें अच्छी तरह से पता है। गुरुजी को मजबूरी से जनता सेना में जाना पड़ा। और मुझे तो इस बात और एक दुख हुआ, इस बार मैं गुरुजी के सामने कह रहा हूँ, मेरे मन की पीड़ा आज गुरुजी सामने मिले इसलिए कह रहा हूँ कि रणधीर सिंह जी भिंडर महाराज साहब, जिनको गुरुजी ने बिल्डअप किया महाराणा साहब को, वो जाके पहले ज्वाइन करके आए, गुरुजी को पीछे छोड़ दिया। गुरुजी को साथ ले जाना चाहिए था जी। गुरुजी को और उसकी पूरी टीम को बाद में ज्वाइन करना पड़ा। महाराणा साहब जिनकी वाइफ को गुरुजी ने चुनाव लड़ाया, आगे दौड़ के सब कुछ किया, लखपत सुराणा जी को भी चुनाव लड़ाया, गुरुजी ने बहुत जनता सेना के लिए एक पार्षद दिया, निगम को पार्षद दिया। और गुरुजी ने गणेश नगर पाड़ा में वो किसी कीमत स्वयं नहीं जीतता, गुरुजी की वजह से गुरुजी का आशीर्वाद मिल गया और गुरुजी ने कह दिया तू तथा जीत गया। तो गुरुजी ने बहुत पार्टी के जनता सेना के लिए काम किया। पर मुझे दुख इस बात का हुआ कि महाराज साहब भिंडर गुरुजी को बिना पूछे, बिना गुरुजी की सलाह लिए वो पार्टी छोड़कर बीजेपी में सम्मिलित हो गए और गुरुजी को पीछे छोड़ दिया। फिर गुरुजी को मजबूरी में, अब गुरुजी किस उद्देश्य से इस उम्र में पता नहीं बीजेपी में वापस आए हैं कि बीजेपी ने इनको बहुत तला है, गुरुजी को बहुत परेशान किया, बहुत अपमानित किया। पर आज गुरुजी पधारे हैं। मैं तो कह रहा हूँ गुरुजी जैसे व्यक्ति को, एक सम्मानीय व्यक्ति को पार्टी में मान सम्मान मिले, इज्जत मिले, मेरी यही दुआएं हैं। बाकी गुलाब चंद कटारिया की उदयपुर में चलेगी जब तक वो जिंदे हैं। आप लोगों ने देखा है कई लोगों ने उदयपुर में टिकट मांगे थे, के गुप्ता जी टिकट मांग रहे थे, पारस सिंघवी जी मांग रहे थे, प्रमोद सामर जी मांग रहे थे, अपने ये रविंद्र शिवाली जी मांग रहे थे, रजनी डांगी जी मांग रही थी,
वो आपके महिला मोर्चा वाली वो अलका जी, अलका मुंदला जी मांग रही थी, सब धरे रह गए और गुलाब चंद कटारिया ने जिसको चाहा उसी को टिकट दिलाया और उसको जीता भी दिया। और आपने देखा होगा वल्लभ नगर की स्थिति आपने देखी होगी, जो उदयलाल को जो टिकट नहीं मिला वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी में चला गया, उसको भी वापस ज्वाइन करा के दूसरे ही दिन उसको टिकट दिला दिया। और सीपी जोशी जो प्रदेश अध्यक्ष है उनकी भी नहीं चली थी, उनका राइट मैन था हिम्मत सिंह झाला, वो झाला का टिकट कटा के फिर गुलाब जी ने उदयलाल डांगी को टिकट दिला दिया। तो मेवाड़ के अंदर सारे टिकट उसी के हैं, और भले वो महामहिम बन जाओ या उससे ऊपर उपराष्ट्रपति बन जाओ, राष्ट्रपति बन जाओ, फिर भी वो उदयपुर की राजनीति में इंटरफेरेंस करना गुलाब चंद कटारिया नहीं छोड़ेंगे। ये मैं गुरु जी को बताना चाहता हूँ। गुरु जी, ये तो आपकी चुभती नस पे वो पिंच करने वाली बात हो गई। आप क्या कहेंगे? अशोक जी गहलोत ने कहा कि महामहिम जी आपको कम से कम चुनाव के दिनों में तो इस तरह से नहीं आना चाहिए, हमेशा रहा है। और जनता सेना की भी बात कही कि जनता सेना के कार्यकर्ता कई मित्र भी हैं, तो वो भी थोड़े मायूस हुए कि नहीं यार ये बैठ के नहीं किया गया निर्णय था। उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, वैसे भाई कल्याण सिंह जी ने जो मुद्दा उठाया वोटिंग परसेंटेज का, जी, इस बात को स्वीकार करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता जी, एक पन्ना प्रमुख की व्यवस्था है। एक पेज के जितने वोटर थे उनको लाने की जिम्मेदारी किसी न किसी व्यक्ति विशेष कार्यकर्ता को दे रखी है। उस मोर्चे पर भारतीय जनता पार्टी उतनी सफल नहीं हो पाई, इस बात को स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है। पर अब भी कार्यकर्ता जो नेतृत्व है पार्टी के काम करने वाले लोग प्रमुख, उनका दायित्व बनता है कि कार्यकर्ताओं को वास्तव में जागरूक करें कि वोटिंग परसेंटेज बढ़े। दूसरा, अशोक जी गहलोत साहब ने जो स्टेटमेंट दिया है जी, लोकतंत्र में भले ही वो गवर्नर बन जाए कि राष्ट्रपति बन जाए, उसका अपना वोट देने का अधिकार है। फिर महावीर जयंती का कार्यक्रम था, जैसा पहले था कि महावीर जयंती के कार्यक्रम में जैन समाज के लोगों ने उनको बुलाया। चुनाव और महावीर जयंती लगभग साथ साथ में है, और इस कारण से गुलाब जी आते हैं अपना वोट डालने के लिए या जैन समाज के कार्यक्रम में आते हैं, तो इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और जैसा कहा कि गरिमा के खिलाफ यदि वो वास्तव में कहीं जा रहे हैं तो उनको इस बात का मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। रहा सवाल जनता सेना के बारे में, आपने कहा हमारी कोर कमेटी ने इस बात का फैसला लिया कि जनता सेना का विलय भारतीय जनता पार्टी में हो। और मैं आज बहुत स्पष्ट तौर से कहना चाहता हूं कि सीपी जोशी से बात करने वाला मध्यस्थ मैं ही था कि भाई जनता सेना भारतीय जनता पार्टी में मिलना चाहती है। जिस समय जाना था उस समय मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, पर रणधीर सिंह जी को अकस्मात इसलिए बुलाया, मेरा जाना संभव नहीं हुआ। फिर बाद में मैंने कोशिश की मेरे को यहाँ पर मिला लो कार्यकर्ता, पर उन्होंने कहा कि नहीं, आपका और रणधीर सिंह जी का वहाँ पर पार्टी कार्यालय में ही मेंबरशिप देंगे। वो चूँकि पहले आ गए, आप आए नहीं, पर आपको तो जयपुर कार्यालय ही पहुँचना पड़ेगा। और अंतिम तौर से मेरे को फ़ोन आया कि नहीं आपको कल अनिवार्य आना है। तो आपको आश्चर्य होगा कि रात को 10 बजे टिकट बनवा करके फिर मैं अकस्मात गया। पर भारतीय जनता पार्टी में विलय हम सबकी सहानुभूति से हुआ है, पर लोगों में धारणा है कि रणधीर सिंह जी जनता सेना के कार्यकर्ताओं को छोड़कर चले गए। ऐसा सामूहिक पार्टी के निर्णय के आधार पर उन्होंने वास्तव में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। रहा सवाल जहाँ तक आपने कहा कि मेरे साथ में अत्याचार हुआ है, तो मैंने पहले ही कहा कि राजनीति में अत्याचार तो होते ही है। एक व्यक्ति आगे बढ़ने के लिए दूसरे को हक को मारता है, तो ये आपके साथ में भी हुआ, मेरे साथ में भी हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं। तो ये राजनीति में इस प्रकार से उठापटक चलती रहती है। ये बात सही है कि मेरे साथ में खूब बार हुई, और उसी रिएक्शन में मैंने जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी और संघ का कार्यकर्ता होने के बाद में भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा स्वाभिमान के लिए। संघर्ष किया मैंने 7 साल तक लगातार जी। गुलाब जी इतने स्वयंभू थे, गृह मंत्री थे, मजबूत नेता थे, पर मैंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी उनको इस प्रकार से घेरे में लेने के लिए जी। कि क्या क्या अन्याय किया। राजनीति में ऐसा व्यवहार घृणित है। कोई नेता हो
जब महसूस हुआ कि पार्टी में अब उनका कोई इस प्रकार से हस्तक्षेप नहीं है, और पार्टी के आग्रह के बाद में मैं वापस भारतीय जनता पार्टी में आया और अभी अमित शाह जी के कार्यक्रम में मैं शामिल हुआ और ससम्मान पार्टी कार्यालय से मेरे को फ़ोन आया कि आपको कार्यक्रम में रहना है। उसके बाद मैं गया। वर्तमान में मैं मावली क्षेत्र में काम कर रहा हूँ कि सीपी जोशी जी ने मेरे को कहा कि आपको मावली क्षेत्र में काम करना है। आज भी मैं डबों के पास में एक गांव जो विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ जुड़ गया था, पुनः भारतीय जनता पार्टी के साथ में वो जुड़े मेरे पुराने संबंध है, तो आज सायंकाल में 6 बजे वहाँ जाने वाला हूँ। यानी कुल मिलाकर पार्टी के प्रति समर्पण में कमी नहीं है। पर रहा सवाल, भाई कल्याण सिंह जी, आप जानते हो कि अन्याय और झटके राजनीति में जो पावरफुल होता है कुछ कमजोर को देता रहता है, पर इस प्रकार से बिना चिंता किए स्वाभिमान की रक्षा करते हुए आगे बढ़ने के लिए संघर्ष करते रहना चाहिए। तो आप भी संघर्ष करते रहे, मैं भी करता रहूँ। आप कांग्रेस के लिए संघर्ष कर रहे, आपको बधाई। भगवान आपको सफलता दे, ये मैं देखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपको आज नहीं लगभग 35-40 साल से देख रहा हूँ। जी दादू, एक सबसे बड़ा मुद्दा, जो मुद्दा होना नहीं चाहिए चुनावों के दिनों में, संविधान बदलने का या संविधान के बारे में चर्चा होना भी, क्या मानते हैं आप इसको? देखो मनु भैया, ये सारा काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी ने इसलिए किया है जी कि इन्होंने अब की बार 400 पार एक नारा चल रहा है जी। इस नारे को देने की भारतीय जनता पार्टी को जरूरत क्या पड़ी जी। क्यों पड़ी? जबकि देश की संसद में बहुमत साबित करने के लिए 272 लोगों की जरूरत होती है जी। तो 272 बनते ही इनकी सरकार बन रही है। तो 400 पार का मतलब क्या है? मतलब ये क्या करना चाह रहे हैं? तो ये भारतीय जनता पार्टी ने एक नारा दिया है, लोगों को इन्होंने भ्रम में डाला कि 400 पार होते ही हम लोग देश के संविधान को बदल देंगे। संविधान को इस तरह बदलेंगे कि जो भारत का देश का जो संविधान है, जो बाबा अंबेडकर साहब ने, उनकी टीम ने जो बनाया था, उसमें उसी के आधार पर देश चलता है, देश का लोकतंत्र चलता है। और आज दुनिया के अंदर सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कोई है तो भारत देश है। तो भारतीय जनता पार्टी, लोगों को बता देना, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को ये भ्रम हो गया, संविधान बदलना इतना आसान नहीं है, भ्रम हो गया कि इस बार मोदी जी को 400 पार करा देते हैं, संविधान बदल जाएगा, आने वाले समय में मोदी जी की सरकार रहेगी, प्रदेश में भी चुनाव नहीं होंगे, देश में भी चुनाव नहीं होंगे, और हम रसगुल्ले खाते रहेंगे, बिल्कुल हजारों साल जब तक जिएंगे तब तक हमारी सरकार चलती रहेगी और देश में चुनाव नहीं होंगे। इस तरह से ये जुमला जो भारतीय जनता पार्टी ने चलाया है। जबकि मैं आपको मनु भैया पूछना चाहता हूं कि 400 कहां से आ गए और इनको कैसे पता लगा? क्या इन्होंने कोई ईवीएम में कोई सेटिंग कर रखी है या ऐसा क्या कर रखा है? तो इनको कैसे पता लगा? कोई ज्योतिष है, भविष्य भी देता है कि कैसे पता लगा कि 400 हमारी सीटें आ जाएगी? और मनु भैया आपको पता है मोदी जी के पास इतनी बड़ी बड़ी एजेंसी हैं, ईडी, सीआईडी, सीबी, ये वो, आपको पता है 19 से पहले पुलवामा हुआ, 40 जवान शहीद हो गए, देश के लोग शहीद हो गए, 400 किलो आईडीएक्स है। आज तो पता लगा उसका पता नहीं लगा तो 400 सीटों का कैसे पता लगा? तो मनु भैया एक तरह से ये भ्रम फैलाया गया है, जबकि ऐसा कोई 400 पार नहीं है। मैं आपको गुरुजी के सामने कह रहा हूँ, 200 के अंदर इस बार मोदी जी समेटने वाले हैं। और आप लोगों ने देखा होगा कि मोदी जी पागलों की तरह हेलीकॉप्टर, चार्टर प्लेन लेके देश में, कोई मोदी जी घूम रहे हैं, योगी जी घूम रहे हैं, ये घूम रहे हैं, आप देखो अमित शाह घूम रहे हैं। इतने घूमने की जरूरत क्या? अरे 10 साल में अच्छा काम किया तो घर बैठे यार। वो नाथूराम मिर्जा जी थे हमारे नागौर से, वो बीमार हो गए थे, वो घर पे सो गए, उन्होंने चिट्ठी लिखी, भैया कि तुम अगर मुझे मेरा काम से प्रसन्न करते हो तो मुझे वोट देना। नाथूराम मिर्जा उसमें जीत गए थे नागौर से, ये तो आपने देखा होगा जी। तो आज मोदी जी को और योगी जी को और इनके अच्छे काम है तो इतना जनता के सामने हाथ जोड़ के जाने की जरूरत क्या पड़ रही? आज कल बांसवाड़ा में मोदी जी थे, मुस्लिम हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, मुस्लिमों को दिया जाए वो दिया, आपने पढ़ा होगा, मैंने टीवी में सुना था जी। तो ये मुद्दा ये उठाने के, इनको ऐसे सेंसिटिव मुद्दे उठाने की चुनाव में जरूरत कहाँ पड़ रही है? और मैं तो कह रहा हूँ चुनाव आयोग को उसमें बहुत संज्ञान लेना चाहिए कि इस तरह से कोई भी हो, कांग्रेस हो या बीजेपी, कोई भी हो, इस तरह से सांप्रदायिक से, जाति से, धर्म से जुड़े हुए मुद्दे नहीं उठाने चाहिए, जिससे लोगों में भाईचारा खत्म होता है। तो ये सारा भारतीय जनता पार्टी के किया कार्यक्रम में कांग्रेस ने नहीं किया जी। गुरुजी क्या कहेंगे, संविधान के बारे में चर्चा अगर चुनाव में हो रही है तो आपका क्या मंत है इसमें?
देखिए, लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सत्ता प्राप्त करना, बहुमत प्राप्त करना किसी भी दल का काम है जी। कांग्रेस सरकार बनने जितने भी कैंडिडेट खड़े नहीं किए, कांग्रेस की जमीन खिसकाने के लिए यदि मान लो मोदी सरकार ये कहती है कि हम 400 पार, तो मनोबल किसका गिरेगा? कांग्रेस का गिरेगा ना। सारे विपक्षी एक हो गए। आज सारे ही विपक्षी सिर्फ अपना अस्तित्व बचाने के चुनाव लड़ रहे हैं। राजनीति में मनोवैज्ञानिक हमला होता है, तो भारतीय जनता पार्टी ने मनोवैज्ञानिक हमला किया ये जी। रहा सवाल। लोकतंत्र में इस प्रकार से संविधान चेंज करने की बात पैदा ही नहीं होती है, क्योंकि विपक्ष खत्म थोड़ी हो जाएगा क्या? खाली संसद में बहुमत होने से लोकतंत्र के अंदर सरकार मनचाहे काम कर सकती है क्या? कभी संभव नहीं है। पर कांग्रेस ने एक झूठा हवा खड़ा किया है कि चुनाव नहीं होंगे, मोदी परमानेंट हो जाएगा। अरे वो परमानेंट होगा ना होगा, परमानेंट आपको बाहर कर देगा। संघर्ष के लिए आपको ताकत नहीं रहेगी, सत्ता का सुख बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। आज जो सुरक्षा व्यवस्था मिली हुई है, मकान मिले हुए हैं, सुविधाएं मिली हुई है, राजनीतिक दलों को जो चंदा मिलता है, वो सारा खत्म होने वाला है। क्योंकि जब विपक्ष में होता है कोई दल, उद्योगपति भी उतना पैसा नहीं देते हैं, कार्यकर्ताओं का उतना सपोर्ट नहीं होता है, जनता उतना सम्मान नहीं करती है, एक स्वाभाविक है। तो रहा सवाल लोकतंत्र में जो मनोवैज्ञानिक आधार से मोदी जी आक्रामक हुए हैं और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कांग्रेस को दबाने की दृष्टि से जो नीति और नीयत है सफल रहा है, और इसलिए कांग्रेस ही बौखलाए हुए है। भाई हमारे कल्याण सिंह जी इस बात को समझते हैं, पर वास्तव में नेतृत्व आज कांग्रेस का कितना कमज़ोर हो गया है। यानी उनके भाषण में वो कि वो रटी हुई बात, मोदी आ जाएगा, देश में ये हो जाएगा। अरे भाई, आप देश की विदेश नीति के बारे में बोलो, देश के डेवलपमेंट के बारे में कोई मामला हो तो बोलो, आतंकवाद के मुद्दे पर कोई बोलो। और उल्टा कांग्रेस के अध्यक्ष कह रहे हैं कि कश्मीर में राजस्थान के लोगों का क्या काम है। अरे भाई, राजस्थान के सबसे अधिक सैनिक कश्मीर में मरे हैं, 370 धारा हटी, आतंकवाद खत्म हुआ, तो भारतीय सेना का मनोबल ऊंचा हुआ। यानी कांग्रेस किसी मुद्दे को उठाती है, पर उस मुद्दे का नुकसान कांग्रेस पर क्या प्रहार। भाई लोकतंत्र में कांग्रेस की सरकार रही, भ्रष्टाचार बढ़ा, आतंकवाद बढ़ा, विदेशों में भारत की किसी प्रकार से प्रतिष्ठा नहीं थी, इस बात को मानना पड़ेगा। आज मोदी दुनिया में कहीं भी जाता है तो उससे पहले किसी प्रधानमंत्री का इतना सम्मान विदेशों की धरती पर नहीं हुआ। अंतर्राष्ट्रीय यूएनओ में एक ताकत के रूप में भारत उभरा है। यानी कुल मिलाकर के अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से, राष्ट्रीय दृष्टि से केंद्र की मोदी सरकार, मोदी का नेतृत्व, मोदी की गारंटी और मोदी का आत्मविश्वास कांग्रेस को कमज़ोर किया जा रहा है। और इसलिए आप ले दे के वो एक ही रोना रोते कि संविधान बदल देंगे, चुनाव नहीं होंगे, लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी। अरे इससे खोटे काम तो इंदिरा गांधी ने जो किए, लोकतंत्र का गला घोटने के लिए आपातकाल लाई, उस समय आप लोगों को क्या हुआ? जिस प्रकार से रोज पाकिस्तानी आतंकवादी देश के अंदर और यहाँ तक बॉम्बे तक पहुँच गए, हमला करते रहे, आपने पलटकर क्या किया? भाई मोदी में हिम्मत तो है ना। आज एयर स्ट्राइक करता है, पाकिस्तान को आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर करता है। कहा नोट बदल दिए। अरे नोट बदल दिए तो आपको देश में लगता क्या हुआ? कांग्रेस को आर्थिक दृष्टि से बर्बाद कर दिया, पाकिस्तान को आर्थिक दृष्टि से बर्बाद कर दिया। 2 नंबर के पैसे लोगों के पास में थे, वो बर्बाद हो गए। कहीं न कहीं दूरदृष्टि है कि जिस प्रकार से मोदी ने पाकिस्तान को कमज़ोर किया है, दुनिया के सामने भिखमंगे के रूप में खड़ा है, तो आज भले ही वो संघर्ष कर रहा है, आज भी आतंकवादियों को भेजता है,
पर पाकिस्तान की आज जो स्थिति है वो क्या है, दुनिया के अंदर उसका सम्मान है। यानी कुल मिलाकर के मोदी को बदनाम करने के लिए कांग्रेस भले ही कितनी हथकंडे अपनाए, पर मैं इतना कह सकता हूँ कि मोदी की जो फॉरेन पॉलिसी है, मोदी का जो देश के अंदर आक्रामक रुख है, निश्चित रूप से विपक्ष को कमज़ोर कर रहा है। विपक्ष मजबूत होना चाहिए, इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ, पर लाइन बड़ी करनी पड़ेगी। किसी की लाइन मिटाने से, भारतीय जनता पार्टी की लाइन मिटाने से बीजेपी कमज़ोर नहीं होगी। यानी कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं पर ध्यान दे, पार्टी की ताकत को बढ़ाए, देश की समस्या को समझे, देश की जनता के लिए संघर्ष करे और देश के नब्ज को समझते हुए अनुकूल समय के हिसाब से निर्णय करे। मेरा तो ये कहना है। जी, समय की सीमा है। दादू, दर्शकों को, मतदाताओं को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मतदाताओं को मैं इस चैनल के माध्यम से एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि 26 तारीख को मतदान दिवस है और उस दिन जो पिछले 19 तारीख को जो मतदान हुआ है बहुत कम हुआ है, बहुत देश के लिए बहुत चिंता का विषय है। तो मैं सभी मतदाताओं से निवेदन करना चाहता हूं कि वो वोट अवश्य करें, उसकी मर्जी उसको करें। मैं नहीं कह रहा हूं कि कांग्रेस को करे, बीजेपी को करे और अन्य पार्टी को करें, पर मतदान अवश्य करें। मतदान आपका एक अधिकार है और वो मतदान सबको आगे बढ़ चढ़ कर, चाहे कितने भी व्यस्त हैं, समय निकाल के मतदान अवश्य करना चाहिए। जी, आप क्या कहेंगे गुरु जी? बिल्कुल, इस मामले में जो कल्याण सिंह ने कहा, प्रत्येक व्यक्ति का धर्म बनता है कि लोकतंत्र में उसको जो मतदान का अधिकार है, भाई संविधान की बात करते हैं ना, एक जागरूक नागरिक होने के नाते अपने मतदान का उपयोग करे, किसी पार्टी को दे। लोकतंत्र तभी मजबूत होगा कि जब मतदाता अपने मत का उपयोग करेगा। मेरी अपील है कि 26 तारीख को जो लोकसभा के चुनाव है सेकंड दौर के, कोई भी मतदाता घर पर नहीं बैठे, गर्मी का बहाना फिर किसी पर अंगुली उठाने का उसको अधिकार नहीं है। यदि 5 साल में वो लोकतंत्र के लिए, देश के लिए मतदान नहीं कर सकता है, तो सरकार के बारे में कोई मुद्दा उठाने का उसको अधिकार नहीं है कि बेरोजगार है, देश में ये हो गया, सरकार ठीक काम नहीं कर रही। अरे भैया, तुम तो घर बैठो यार। तुमने जिस सरकार को चुना ही नहीं, सरकार के खिलाफ बोलने का अधिकार भी नहीं है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति मतदान करे, यही मेरी अपील है। जी, तो लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए मतदाता को जागरूक होना होगा। प्रथम चरण के चुनाव में मतदान कम होने की चिंता तमाम पार्टियों के कार्यकर्ताओं, दिग्गजों सहित चुनाव आयोग और मीडिया समूह को भी है। और एक ही अभियान है कि मतदान ज्यादा से ज्यादा हो, किसे भी चुने। उदयपुर में 8 प्रत्याशी मैदान में है, 9वां नोटा भी है, दबाएं किसे भी, लेकिन चुने जरूर। नमस्कार।